हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना 9th चैप्टर पढ़े थे। इसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें सतत विकास की बात है, पर्यावरण की बात है। भारत में क्या स्थिति है इसकी बात हम लोगों ने अभी तक नहीं की। पिछले 5 वीडियोस हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत में कैसी स्थिति है उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। भारत की पर्यावरण स्थिति को अगर आप देखोगे ना तो मैंने कई बार बताया है कि भारत का जो हमारा क्षेत्रफल है उसका लगभग 3 गुना क्षेत्रफल है चीन के पास। कितना? 3 गुना। और भारत में जो भी भूमि है उसमें खेती करनी होगी, अगर भूमि की हम लोग बात करते हैं तो लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास आती है। ठीक, चीन में 80 मिलियन हेक्टेयर के आसपास आती है। अब आप सोचेंगे कि वो तो हमसे 3 गुना बड़ा है, उसके बाद भी वहां पर खेती योग्य करने जमीन जो है वो कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे संसाधन हैं। हम नदियों की दृष्टि से, उपजाऊ भूमि की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है। शस्य श्यामला भूमि हम बोलते हैं ना, शस्य श्यामला मातरम। तो ऐसा है। अब क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन काफी ठीक ठाक है। ठीक, अच्छा, उसमें क्या बात आती है? उच्च गुणवत्ता भूमि की। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अगर हम लोग 300 साल पहले की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से पहले की, खेती ही सबसे बड़ा प्रमुख आर्थिक गतिविधि हुआ करती थी। अच्छा, फिर क्या है? सैकड़ों नदियां हैं, उपनदियां हैं, हरे भरे जंगल हैं, भूमि के सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ भी हैं। कई सारे एरियाज हम लोग का कोल बहुत है, कोयला बहुत है, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है बट काफी है। आयरन ओर्स भी काफी हैं, जो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र है और हमारी 7600 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी तट रेखा है, समुद्र तट रेखा है। फिर पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं, हिमालय है, विंध्याचल है, सह्याद्री है, फिर वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, बहुत हैं, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक रूप से हमारे देश को बहुत धनी बनाती हैं। तो ये सारी चीज तो बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? दक्षिण के पठार की काली मिट्टी है, विशेष रूप से जो रुई वगैरह कपास की खेती होती है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। अलग अलग जगह पर लाल मिट्टी भी है, दोमट मिट्टी भी है। अलग अलग जगह पर हमारे यहाँ ऐसा है कि अलग अलग तरह की फसलें भी हो सकती हैं। असम के चाय के बागान में आपको मिलेंगे तो कर्नाटक में आपको कॉफी के बागान भी मिलेंगे। ठीक है, रबर प्लांटेशन भी मिलेगा। दक्षिण भारत में आपको मसाले भी मिलेंगे। उत्तर भारत में पंजाब वगैरह में आपको अनाज का बहुत पैदावार मिलेगी, गेहूं है ना, चावल का आपको बंगाल की तरफ बहुत मिलेगा, बिहार में भी आपको काफी मिलेगा। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं प्राकृतिक रूप से अगर आप देखेंगे। अच्छा, क्या है इस क्षेत्र में जो आप देखेंगे ना, तो भौगोलिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, ज्योग्राफिकल, आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे 11th-12th में, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि जहां जहां पर जिस तरह का वातावरण और पर्यावरण रहा है वैसा ही इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जहां पर बहुत सारी कॉटन की मिल्स आई थी, तो सूती का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो हमारे यहाँ पर भी जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, उसमें कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा चलता है। और क्योंकि पहले कपड़ा एक इंडस्ट्री के रूप में बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हुआ था, इस वजह से भी इंडिया में जो वेस्टर्न हिस्सा है, महाराष्ट्र और गुजरात, ये काफी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से पैसे वाले हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसी चीज की फसल होने के लिए अच्छा था जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग उस टाइम पर कर पा रहे थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में शुरुआत भी उसी तरह से हुई थी। अच्छा, तो ये सारी चीजें हुई। फिर क्या हुआ? गंगा का मैदान है। मैं यूपी से ही आता हूँ, है ना, हमारे घर के पास में बहुत गंगा है। गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, काली नदी बोलते हैं, 6 किलोमीटर दूर है, वो जाती है। बाकी गंगा भी दूर नहीं है घर से। तो ये जो पूरा आपको एरिया मिलता है ना, खासतौर से ये अगर आप देखोगे इतना, ये ऊपर वाला तो उतना नहीं रह जाता है, हालांकि इंडस बेसिन है, ये तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा चला जाता है, लेकिन ये जो पूरा हिस्सा है इंडो गैंगेटिक बेसिन, तो अगर आप देखोगे तो आपका अरब सागर ये है, ठीक, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के बीच में ये बहुत ज्यादा उपजाऊ हिस्सा मिलता है। ठीक, तो इसका भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर क्षेत्र आ जाता है। विश्व के अत्यधिक उर्वर क्षेत्रों में, उर्वर मतलब जो फर्टाइल हैं, उनमें से एक है ये, और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बहुत घनी जनसंख्या रहती है। यूपी पड़ता है, बिहार पड़ता है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यूपी में लगभग 900 के आसपास है, अभी 900 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, और बिहार में तो कुछ 1150 के आसपास है। फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, वहां पर भी काफी ज्यादा है। फिर आप बांग्लादेश मिला लोगे अगर, तो वहां तो और भी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बर्डन भी हो गया है। देख रहे हैं ना, इतनी सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी हो गया है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको प्रेशर डालना स्टार्ट करती हैं। अच्छा, और क्या है? वनों की बात करने संपदा की दृष्टि से, तो अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य जीव को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं कौन?
वन कहाँ कहाँ पर है? जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत है, उसमें बहुत वन है। फिर मध्य भारत में जी अपना विंध्याचल और सह्याद्री वाली पूरी रेंज पड़ती है मध्य प्रदेश से, यहाँ पर बहुत सारे आपको जंगल मिल जाएंगे, है ना। एक एडवर्टाइजमेंट आता था बहुत पहले, हिंदुस्तान का दिल देखो, तो हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश को प्रेजेंट करके करते थे। छत्तीसगढ़ में आपको बहुत वन मिलेंगे, झारखंड में भी काफी एरिया है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत घने जंगल है। फिर आपको वेस्टर्न घाट्स वगैरह में तो मिलेंगे मिलेंगे, वहां तो अलग ही लेवल की कुछ को बोला जाता है हॉट स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कहते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी दुनिया में कुछ कुछ क्षेत्रों को ढूंढा गया है। तो उसमें जो हमारा वेस्टर्न घाट आता है ना, वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पर है आपका? ये गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, फिर पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तक जाता है, जिसमें बहुत घने जंगल हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? देश में लौह अयस्क, मैंने आपको बताया था कि सोना तो वो लोहा तो बहुत है, फिर कोयला भी बहुत है, लेकिन कोयले की क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी है। प्राकृतिक गैस के भंडार है, क्रूड ऑयल नहीं है, वो बहुत कम है। बॉम्बे हाई है, केजी बेसिन है, पहले डिगबोई था असम में, वहां पर लगभग हम लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया है। तो यहाँ पर भी थोड़ी चीजें हैं, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। अच्छा, फिर केवल भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 8% है। तो पूरे देश में अगर 100 है, उसमें से भारत में 8, अकेले अकेले भारत में ही है। अच्छा, और क्या है? बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीरा, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत हमारे जो देश है उसमें प्राकृतिक संसाधन बहुत है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम क्या याद रखिएगा? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात हमें करनी है ना। अच्छा, अब क्या हुआ? ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन भारत पे 2 तरह का खतरा बहुत है विकास पर, और वो जो विकास है वो संसाधनों के ऊपर प्रेशर डालता है। तो 2 चीजें क्या क्या है? एक तो ये है कि भारत में अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी है। अलग अलग एस्टिमेट्स आते हैं, करीब करीब 25 करोड़ ऐसी आबादी बताई जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अच्छा, अब क्या हुआ? इसमें उस आबादी को हम किसी भी स्थिति में, जो वो आबादी है उसको गरीबी रेखा के नीचे तरफ रख नहीं सकते हैं, और रखना सही भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से गरीबी बहुत ही ज्यादा, महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि सबसे बुरा हिंसा का रूप जो है वो गरीबी है, तो हम उनको रख नहीं सकते। अब उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का मतलब हुआ कि उनके जीवन में संसाधनों की बहुलता कराना या संसाधनों का बढ़ाना। इसका मतलब क्या हुआ? संसाधन तो प्रकृति से लेकर के आएंगे, तो हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत प्रेशर आ रहा है। दूसरी चीज क्या है? हमारे यहाँ की जो अपर मिडिल क्लास है और इस तरह की पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, और वो कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रही है। वहां पर लग्जरियस गुड्स खरीदे जा रहे हैं, अननेसेसरली वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, उस तरह की टेंडेंसी हो गई है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ रहा है। कंज्यूमरिज्म समझ रहे हैं? अरे ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। आप यूज नहीं करोगे कभी, बट फिर भी खरीद लो, और आप कुछ भी खरीद के लेकर के आ रहे हो, उसके बदले आप पैसे दे रहे हो, लेकिन पैसा आपका है, संसाधन नहीं है, प्रकृति आपकी नहीं है। बट इसमें क्या हो जाता है? पैसा आपको ऐसा एक इल्यूजन में क्रिएट कर देता है कि प्रकृति आपकी है, तो आप प्रकृति के संसाधनों का अनावश्यक रूप से दोहन करने लग जाते हो। तो ये दोनों चीजें समस्या है, ठीक है। तो क्या क्या समस्या है? एक तो गरीबी है, गरीबी के कारण पर्यावरण पर और प्रभाव पड़ रहा है, उनको हमें ऊपर लेकर के आना है, और गरीबों को हम इस काम से रोक भी नहीं सकते। कई बार उससे संबंधित चीजों में भी क्या होता है कि पर्यावरण का डिप्लीशन, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है? साधन संपन्नता जो है ना, जिसके पास पैसा आ गया है, और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर प्रेशर डालनी है, हमारे देश के एनवायरनमेंट के ऊपर। अच्छा, अब क्या हुआ? मृदाक्षरण है, इसका परिणाम क्या क्या हो रहा है? मृदाक्षरण मैंने आपको बताया था कि सॉइल इरोजन बोलते हैं इसको, ठीक, इंग्लिश में। ऐसे क्या होता है? वन्य कटाव, डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर दे रहे हैं। वन्य जीव जंतुओं की विलुप्ति है, विलुप्ति समझ रहे हैं? विलुप्त मतलब हो जाना, एक्सटिंक्शन हो गया, है ना। अच्छा, इनमें से क्या क्या प्रमुख है समझिए। भूमि का पक्ष है, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए रिसोर्स एग्रीकल्चर के टर्म्स में, बाकी सारी चीजों के टर्म्स में भी, और लिमिटेड है। जमीन आप बढ़ा नहीं सकते ना, जमीन को लेकर तो देश, अलग अलग देशों में लड़ाई होती है, भी चाइना और इंडिया बॉर्डर पर भी ये सारे क्लैश चल रहा है, क्यों चल रहा है? जमीन को लेकर के, बिल्कुल लिमिटेड है वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैविक विविधता की हानि। जो भी बायोडाइवर्सिटी है ना, वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, और साथ में वो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक दवाई चलती थी डीडीटी नाम की, ठीक है, डीडीटी को दवाई थी एक, जिसको खाने से जो गिद्ध हुआ करते थे ना, वल्चर्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, गिद्ध, ये खाते थे और ये फिर मर जाते थे, इनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसको बैन कर दिया गया बाद में। लेकिन गिद्ध जो थे ना, वो पूरे पर्यावरण जो है ना, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सफाई करने का काम करते थे। जो भी मवेशी मर गए हैं या कुछ इस तरह का एक्सीडेंट्स हो गए, लोग या जानवर कहीं पर मर गए, उसको बहुत आराम से साफ कर देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, इन सारी चीजों की वजह से गिद्ध रहे नहीं, तो वो समस्या बढ़ने लग गई, तो उससे फिर बीमारियां फैलना स्टार्ट हुई। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती कई बार, है ना। तो क्या हुआ? जैव विविधता की हानि का भी हमें इकोनॉमिक इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन टाइम लग जाता है कभी कभी। और क्या है? शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण होने लगा शहरों में।
ये भी इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है और जो हमारे चैलेंजेस उसके वजह से क्या क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही क्या है, ताजे पानी का प्रबंधन। ये बताइए, हम लोग देश की 70 साल की आजादी के बाद से अभी तक पानी नहीं दे पाए, और पानी जो साफ हुआ भी करता था, बोलते हैं गंगा खुद को साफ कर लेती है। अभी जब लॉकडाउन हुआ था ना, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बनारस में मछलियां नहीं दिखेंगे आपको पानी में, क्योंकि पानी इतना गंदा, ऑक्सीजन लेवल इतना कम रहता है कि मछली नहीं दिखती है। जब लॉकडाउन हुआ तो फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो अपने आप ही वहां पर मछलियां लोगों को दिखाई पड़ने लग स्टार्ट हो गई। तो इतना ज्यादा हम लोगों ने गंदा कर रखा है, तो जो पानी साफ था उसको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो इस तरह की चीजें हैं जो पहले से ठीक थी, वो चीजें में समस्या आ गई है। और वहां पर भी समस्या किसको होती है? जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है। अमीर आदमी तो क्या है, 20 रुपए की बिस्लेरी या कोई भी दूसरा बॉटल खरीद करके पानी पी लेगा कहीं पर भी, गरीब इंसान नहीं कर पाता है। तो ये समस्या हो जाती है। ऐसे क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है ना, नगर निगम वगैरह आपने देखे होंगे, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े शहर है, इतने सारे लोग साथ में रह रहे हैं, तो सीवेज लाइन वगैरह बिछाने का काम और फिर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करने का काम बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये गंदगी, बीमारी और ओवरऑल जीवन स्तर को नीचे ले जाने में बहुत ज्यादा गंदा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, है ना। तो ये समस्या है। अब हम लोगों ने क्या बात की अभी तक, इसमें जो भी बात की है, कौन कौन सी समस्याएं आई हैं, उनको हम लोगों ने एक एक करके ऊपर ऊपर से देखा। अब जो भूमि से संबंधित है, भूमि अपक्षय की बात है, उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको डिटेल में ऐसे देखते हुए जाएंगे कि हम ओवरऑल हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव हो रही है, इसकी बात करेंगे। इसमें जो बॉक्सेस है उसकी भी हम लोग बात करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।